प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस हफ्ते का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आपके साथ खोल कर बैठा हूँ मैं महेंद्र। नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं 29 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए ये उद्गार। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार प्रयास के बारे में पता चला। यहाँ 74 ईयर के सुब्रमण्यम जी 23,000 से अधिक कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं। उनके इन अनूठे प्रयासों को कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफ्तरों में देखा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर हमेशा जोर दिया है। कोझिकोड के जिन सुब्रमण्यम जी का उन्होंने उल्लेख किया, हमने उनके सुपुत्र से बात की। आइए सुनते हैं इसका एक अंश। मैं जिजेश बात कर रहा है। मेरा पिता का नाम सुब्रमण्यन है। वो केरला में काम कर रहा है। वो लास्ट मंथ हमारा प्रधानमंत्री जी उसके बारे में मन की बात में बोला था। वो लास्ट 58 ईयर में वो कुर्सी का मेंटेनेंस करता था। उसके बारे में वो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज के बारे में प्रधानमंत्री जी उसके साथ बात किया था। हमारा मन की बात में उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोलने से हमको बहुत खुशी हो गया। वो अभी भी 74 ईयर में काम के लिए जा रहे। उसको तबीयत तो ठीक है, उतना तक वो काम के लिए जाना उसका पसंद है, इसलिए वो डेली काम के लिए जा रहा था। काम के लिए उतना डेडिकेटेड है। वो सुबह काम के लिए निकलेगा, वो इवनिंग तक काम करता रहता है। टोटल 58 ईयर में इतना तक काम किया। वो खुद उसको पसंद है काम करने के लिए। आजकल हम लोग एक सामान परचेज कर ऐसा ही कुछ खराब होने से ऐसा ही छोड़ता है। वो बोलता है कितना तक आपको वो यूज कर सकता है उतना तक यूज करना है। आप तुरंत वो थोड़ा मेंटेनेंस कर वो कितना तक आपको मैक्सिमम यूज कर सकता है उतना यूज करना है बोलता है। इसलिए खुद वो कुछ रिपेयर आइटम कुछ खराब हो गए तो रिपेयर कर वो मैक्सिमम यूज करने के लिए बोलता है। ये थे RRR के कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचाने में लगे सुब्रमण्यम जी के सुपुत्र जिजेश। RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत के प्लॉगमैन कहलाने वाले रिपुदमन सिंह बेवली से। रिपुदमन जी, प्रधानमंत्री जी ने RRR का जिक्र बहुत बार किया, उस पर जोर भी दिया है, तो इसी पर थोड़ी सी बात करें कि RRR का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में अब कितना दूर दराज तक पहुंच चुका है और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितनी हमें सफलता मिली है और क्या क्या उसमें परेशानियां भी आ रही हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है RRR का, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो ये एक मैसेज है जो शायद हमारी जो सिविलाइजेशन है वो थोड़ा भूल चुकी है। बिकॉज ये मैसेज तो हम हमेशा से, हमारी सिविलाइजेशन में हमेशा से ये होता था कि हम हर चीज को बहुत सावधानी से उपयोग करते हैं, उसको प्रे करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसको रखते हैं, संभाल के रखते हैं। जब उसका इस्तेमाल खत्म भी हो जाता है तो भी हमेशा से रखते हैं हम। तो ये हमें एक मैसेज है कि हमें अपने वापस से अपने रूट्स को, अपनी सिविलाइजेशन को समझना चाहिए, अपने कल्चर को समझना चाहिए और इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग द वेस्ट, लेट्स लर्न फ्रॉम आवर ओन सिविलाइजेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैसेज है जो आई थिंक हमें एक मिडिल क्लास इंडियन के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये बताएं कि ये RRR का मैसेज हमारे समाज में दूर दराज तक इतना क्यों नहीं पहुंच पाया अभी तक, और पहुंच भी गया तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या परेशानियां आ रही। जब 30-40 साल पहले जब हम पेरेंट्स के साथ, अपनी दादी नानी के साथ शॉपिंग जाते थे, ग्रोसरी शॉपिंग, सब्जी मंडी, तो हमेशा अपना झोला लेकर चलते थे। तो वहां से अगर हम शुरुआत करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का जो मैसेज है वो अपने आप
पूरी जनता तक। और आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसलिए शायद नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट ये हमारे आचार विचार में बचपन से है, पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है। तो उतनी ही चीज करनी है कि अपना झोला लेकर चलो, अपनी बोतल लेकर चलो, ऑटोमेटिकली RRR का आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाएंगे अपने जीवन में। जो आप बात कह रहे हैं वो थ्योरेटिकल तो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन सच बात ये है कि पिछले 30 साल या यूं माने 50 साल मान लीजिए, इन सालों में देश की समस्याएं बढ़ी हैं। बढ़ी इस लिहाज से है कि RRR को लेकर आम आदमी बहुत सारा संकोच रखता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं एक ही शर्ट पहनता हूं या 2 शर्ट पहनता हूं तो ये मेरी मुफलिसी का प्रतीक होगा, यानी इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में कोई भी आदमी चीज खरीदता है तो दुर्भाग्य से ज्यादातर या यूं कहें कि लगभग सारे लोग मटेरियल नहीं देखते। आप शर्ट खरीद रहे हैं तो सिंथेटिक है या वो आपके माहौल में कितने सालों तक वो पड़ा रहेगा सिंथेटिक। तो ये अगर हम सोचें कि बहुत नीचे के लेवल पर ये पहुंच जाए कि आप जो कपड़ा पहन रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, यहाँ एक ये बात। और दूसरी बात ये है कि फिर चूंकि हमारा देश बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है तो बहुत सारे लोग चीप प्रोडक्ट भी देखते हैं। यानी वो एक शर्ट खरीदेंगे, फर्ज कीजिए एक सूती शर्ट या ऑर्गेनिक सूत का बना हुआ शर्ट अगर 1000 रुपए का आ रहा है और उसे वही 200 रुपए में शर्ट फुटपाथ पर मिल रहा है तो 200 रुपए का शर्ट आदमी क्योंकि वही अफोर्ड कर पाएगा। तो यहाँ पर एक चीज उसकी आर्थिक क्षमता भी आ जाती है। ये दोनों चैलेंजेस, इसके बारे में बताएं। हमें सबको नए कपड़े चाहिए, तो यहाँ पर तीन लेवल्स हैं अगर आप देखें तो जिनको हमें इम्पैक्ट करना है। सबसे पहले है कंज्यूमर्स, ग्राहक, आप और मैं, जिसकी हमने बात की कि क्यों ना हम देखें कि कौन सा फैब्रिक हम ले सकते हैं जो लोकली सोर्स्ड है, ऑर्गेनिक है, हेम्प हो गया, बैम्बू हो गया, आजकल उसमें काफी R&D भी चल रही है। आप देख सकते हो एज अ ग्राहक, एज अ कंज्यूमर कि आप क्या कर सकते हो। उसके ऊपर है मैन्युफैक्चरर्स। हम मैन्युफैक्चरर्स को कैसे इंसेंटिवाइज करें कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज की तरफ फोकस करें कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स हम मार्केट में लेकर आए। फिर है पॉलिसी मेकर जो कि है गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, कि वो अपनी पॉलिसीज ऐसे में क्या ट्वीक करें कि जिससे मैन्युफैक्चरर इंसेंटिवाइज हो कि मुझे ये ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है और कंज्यूमर उस पे फोकस करे। तो ये 3 लेवल जब साथ में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। चाहे वो आप बोलो एक रूरल एरिया में जो थोड़े लोअर तबके के लोग हैं जिनकी शायद बाइंग क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए फिर दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है सेकेंड हैंड बाइंग, कि आप महंगे से महंगे कपड़े, फैशनेबल कपड़े आजकल सेकेंड हैंड बहुत जगहों पे मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोवा में अगर आप जाएंगे तो वहां पे रूरल एरियाज में भी लोगों ने थ्रिफ्ट स्टोर्स लगाए हुए हैं। बहुत कॉमन एक प्लेटफॉर्म बन रहा है आजकल थ्रिफ्ट स्टोर्स का, सेकेंड हैंड स्टोर्स का, प्री लव्ड क्लोथ्स बोलते हैं हम उनको, जिससे आप नया मटेरियल मार्केट में नहीं ला रहे हैं, एनवायरमेंट में नहीं ला रहे हैं। रिपुदमन जी, प्रकृति की बात करते हैं या यूं कहें कि विज्ञान के हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आने से पहले की प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में हर चीज रिसाइकिल होती है। पेड़ है और उसके पत्ते पतझड़ में गिरते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, वो खाद बनते हैं, और उसका बीज है वो नीचे गिरता है, उसके बाद उससे दूसरा कोई वृक्ष बनता है या पौधा बनता है, तितलियां आती हैं, वो इधर से उधर परागकण ले जाती हैं, भंवरे आते हैं, हनी बीज आती हैं। तो वहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वेस्ट होती है और हर चीज का आपस में एक बहुत अभूतपूर्व संबंध और रिश्ता है। और इस संबंध और रिश्ते को तोड़ने में किसी चीज ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, तो मानव ने सारी चीजें इस संबंध को तोड़ा है अपने हित, अपने स्वार्थ की वजह से। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने इस संबंध तो तोड़ा, लेकिन इसके बहुत सारे उदाहरण है कि इस संबंध को तोड़ने में प्रकृति के सामने बहुत सारी चैलेंजेस भी आ गए हैं। इसका एक बहुत भयावह उदाहरण ये कि पशु जो इतने सालों से जो वो भोजन करते हैं जो उनके सिस्टम में है, तो अब जैसे गाय है तो वो अपने सिस्टम के हिसाब से चीजें खा रही है, लेकिन चूंकि प्लास्टिक नई चीज है तो गाय के सिस्टम में, उसके विवेक में ये चीज नहीं है कि मुझे नहीं खानी है, और किसी ने रोटी प्लास्टिक में लपेट कर डाली है तो वो रोटी समझ के खा लेती है और प्लास्टिक इकट्ठा होता है। और बहुत सारी गायों को आप देखेंगे उनकी मृत्यु तक प्लास्टिक से होती है, और आप बहुत सारी गायों को अगर पोस्टमार्टम करेंगे मरने के बाद तो खूब सारा प्लास्टिक मिलेगा। थोड़े दिनों पहले एक अजीब सा उदाहरण भी देखने में मिला कि एक सांप के अंदर से बहुत सारा प्लास्टिक निकला, और यही स्थिति समंदर के जीवों की भी हो चुकी है। तो हमने ये चीजें इंट्रोड्यूस तो कर दी, लेकिन अब ये इनका विस्तार इतना हो चुका है कि अब प्रकृति का जो रिसाइकिल का प्रोसेस है उसमें ये जो गड़बड़ियां खासतौर पर प्लास्टिक से क्रिएट हो गई, ये हम कैसे रोक पाएंगे, कब रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लास्टिक को लेकर अभी भी बिल्कुल जीरो अवेयरनेस है। अभी रिसेंटली एक सर्वे भी हुआ था
जिसमें इंडिया को, भारत को दुनिया का नंबर 1 प्लास्टिक पोल्यूटर घोषित किया गया है। दुनिया का 20% प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे देश में होता है, जिसकी जो जनगणना है सिर्फ 17.7% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। और अगर आप लैंड एरिया देखें, हमारा ग्लोबल लैंड एरिया से कंपेयर करें, सो 2.4% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया, मतलब हम दुनिया का 20% प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, बाय अ पॉपुलेशन विच इज लेस देन 18% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑन अ लैंड एरिया विच इज लेस देन 2.4% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया। ये एक लाइन के स्टैट्स बताएंगे कि आज हमारा जो मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये हम ऐसे नहीं चल पाएगा, ये स्टेटस को नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट लाइक ट्रीज विच गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, तो वी विल पोल्यूट जस्ट बाय आवर एग्जिस्टेंस। तो मतलब हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़नी है ना 2400 घंटे, पेड़ तो है नहीं हम के दिन में ऑक्सीजन देंगे। तो हमारी ये जो सस्टेनेबिलिटी की जो परिभाषा है ना, सस्टेनेबल तो हम हो ही नहीं सकते। हमें ये करना है कि हमें होना है माइंडफुल। जो हो गया वो हो गया, उससे अगर वही हम देख के रोते रहेंगे और कहते रहेंगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो एक्चुअली में कुछ नहीं होगा। और ये जो भयावह क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं ये बढ़ता जाएगा। हमने दिल्ली में पिछले साल 52 डिग्रीज देख लिया, हम फ्लडिंग देखते हैं हर जगह, हम लैंडस्लाइड देखते हैं हर जगह। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बट देखिए, हम 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, कितना होगा 800 करोड़, राइट? 800 करोड़ पॉपुलेशन दुनिया की है। तो इतने सारे लोग जब मिल के एक छोटी सी चीज भी करेंगे, उसका इम्पैक्ट इतना सारा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आज जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट है, जो भी गार्बेज है, अगर हम उसी को लेकर वापस से उसको प्रोडक्शन साइकिल में लगा दें और उसी से वापस से प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दें, और हम कुछ भी वर्जिन मटेरियल से ना बनाएं, तभी एक वो बन जाएगा, एक बेंचमार्क बन जाएगा कि इसके बियॉन्ड हम अर्थ को पोल्यूट नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहले हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सरकारों को, यूनाइटेड नेशंस को मिलके, कि हमें आज वर्जिन मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाने बंद करने पड़ेंगे। बट कौन करेगा फॉसिल फ्यूल्स को खत्म, कौन करेगा ऑयल को खत्म, क्योंकि उस पे हमारी एनर्जी भी रिलायंट है। तो एक बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक्चुअली एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं जिससे लोगों को भी समझ आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में अक्टूबर 2 को ये कहा था कि वो इन चीजों को बैन करेंगे, जिनमें से एक पॉलिथीन बैग था जिसको बैन किया जाना था। अब देखिए, पॉलिथीन बैग इंडस्ट्री में इंडिया में लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेली वेज लेबरर्स, है ना, और उससे उनकी आमदनी आती है, उनके घर चलते हैं, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से हैं वो, तो बहुत ज्यादा उनके पास मीन्स तो है नहीं। तो अगर उसको बैन कर दिया जाए तो सडनली उनकी इनकम तो खत्म हो जाएगी। अब उनकी इनकम खत्म हो गई, मतलब वो फर्दर पॉवर्टी में चले गए। तो अगर ये सिर्फ बैन करने के बजाय पहले ये पॉलिथीन बैग इंडस्ट्री को एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, झोला इंडस्ट्री जो है हमारी, बिल्कुल उसको एक्सपैंड किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, जो ये प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्लॉथ बैग बनाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए, तो ऑटोमेटिकली वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये लोग सारे शिफ्ट हो जाएंगे उस तरफ, और तब आप बैन कर सकते हो। तो ये होलिस्टिक चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिचुएशन है कि हताश हो, बट हताश नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। सो हताश है सिचुएशन, बट आई एम श्योर अगर हम, जो मैंने होलिस्टिक चेंज की बात की, अगर हम वैसे काम करेंगे तो डेफिनेटली बदलाव आ सकता है। रिपुदमन जी, जाते जाते अपनी तरफ से आपने फील्ड में भी बहुत काम किया, क्या संक्षेप में सुझाव देंगे कि ये RRR का कॉन्सेप्ट हमारे देश में व्यापक विस्तार पा सके? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, एक आगे हमने रिफ्यूज लगा दिया। तो आप जो भी करते हैं, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं, आप ये सोचिए कि क्या इसके बिना मैं 6 महीने बिता सकता हूँ। अगर हाँ, तो उसको 6 महीने तक टाल दीजिए उस डिसीजन को। उसके बाद जो भी आप लेते हैं उसको पोर्शंस में लीजिए। जैसे हम खाने की भी बात करते हैं, तो हम हमेशा, हमारे कल्चर में भी ये बात है कि जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम खाओ। तो जितना, हमारे कल्चर में तो व्रत उपवास भी है जी, तो जितना है उससे थोड़ा सा कम खाओ, जितनी भूख लगी है, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा कम लो। रिड्यूस, रीयूज, हर चीज जो आपके घर में आती है
उसका उपयोग करने की कोशिश करो, उसका जब फर्स्ट इस्तेमाल हो गया उसके बाद। और रिसाइकिल सिंपल चीज, अगर ये हम सब भारतीय करना स्टार्ट कर देंगे, एक्चुअली आप देखेंगे कि हमारा प्लास्टिक क्राइसिस, हमारा वेस्ट क्राइसिस 90% कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सुझाव है, ड्राई और वेट वेस्ट रिसाइकिल सेग्रीगेट करो। ड्राई वेस्ट मतलब सिंपल टर्म्स में जो कुछ भी मैन मेड है, कहीं भी नहीं हो रहा है। और आप छोटे गांव की तो छोड़ दीजिए, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं, कहीं भी एक जगह ऐसा बता दीजिए जहाँ ड्राई और जो है बहुत कम सोसाइटीज में हो रहा है। मुझे पता है, मैं एमसीडी के साथ काम करता हूँ, डोर टू डोर जाके मैं चेक करता हूँ कई बारी। अभी हम करोल बाग में एक कैंपेन चलाया हमने, तो वहां पे भी हमने ये पाया। मैं जान रहा हूँ कि बहुत ही, क्योंकि आप चाह रहे हो कि मेरे से होप तो मैं होप ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सच्चाई हमें पता है, बट सच्चाई के साथ साथ ये भी है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो सबसे सिंपल चीज, ड्राई और वेट वेस्ट सेग्रीगेट करो। और वेट वेस्ट को अगर हम सब कंपोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 90% ऑफ हमारा जो वेस्ट प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप लैंडफिल्स की बात करते हो, जब आप कार्बन एमिशंस की बात करते हो, सबसे डेंजरस वेस्ट है हमारा ऑर्गेनिक या किचन वेस्ट। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक की लैंडफिल बना दो, अगर आज गाजीपुर सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल का बना होता, एक्चुअली में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक एक इनर्ट मटेरियल है, उसकी अपनी कोई एक्टिविटी, कोई लाइफ नहीं है। जब उसके साथ मिक्स होता है ऑर्गेनिक और किचन वेस्ट, तब वो ऑर्गेनिक और किचन वेस्ट बायोडिग्रेड नहीं हो रहा, उससे मीथेन एमिशंस हो रहे हैं और वो लीच होके हमारे वाटर और सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। तो इमेजिन करो अगर हम सब ने सिर्फ 5 मिनट, और क्या करना है, आपने सब्जी काटी, आपने केला खाया, आपने उसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिया, कंपोस्ट बिन के ऊपर आपने सूखे पत्ते क्रश करके डाल दिए और उसको न्यूज़पेपर से कवर कर दिया। ये रोज करना है, दिन में एक बार। 2 BHK 1 BHK में हो नहीं सकता, हो जाता है, बैल्कनी में है, टेरेस में है, बाहर है, आजकल कम्युनिटी कंपोस्टिंग हो रही है। तो अब ये देखिए, सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज में थोड़े थोड़े स्तर पे हो रहा है। अब यही चीज है जो कि सरकार को पुश करना पड़ेगा, थ्रू इंसेंटिवाइजेशन, थ्रू वर्किंग विद NGOs, थ्रू वर्किंग विद स्मॉल MSMEs। तो ये चीज यहाँ पे सरकार का योगदान आता है, और आई थिंक बहुत काम करना जरूरी है। मैं खुद वर्क करता हूँ सरकार के साथ बहुत सारे कैंपेन्स में, बट मुझे पता है कि इतना सारा काम बचा है और करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही हम बात करते हुए रह जाते हैं। अल्टीमेटली अगर हम ये काम करना स्टार्ट कर दें तो आई थिंक अगले 10 साल में हम काफी बदलाव ला सकते हैं। ये थे प्लॉगमैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले रिपुदमन सिंह बेवली। RRR पर ही कुछ बातें करने हमारे साथ मौजूद हैं हिमालय के संरक्षण से जुड़े प्रदीप सांगवान। प्रदीप जी, आपका स्वागत करते हैं। प्रदीप जी, पहले तो ये बताएं कि RRR, इस पर प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं, दरअसल ये होता क्या है, और दूसरा ये कि इसको लेकर हमारे यहाँ पर क्या क्या कुछ काम हो रहे हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल 3 शब्द है जो कि पिछले 10 साल से बहुत फेमस हुए हैं एक्चुअली। और जब से प्रधानमंत्री जी ने ऑफिस संभाला है तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, कचरा प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण जो है, उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई है। एटलीस्ट बातों का हिस्सा बन गया है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। उसको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से हमारे भविष्य को सुधारना और प्रेजेंट की जो हमारी कंडीशन है उसको भी सुधारना है, उसके संदर्भ में रिड्यूस RRR जो है वो लॉन्च हुआ। और उसमें मल्टीपल डायमेंशंस हैं। आप एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से इस RRR को इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए सोसाइटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए इंडस्ट्री कैसे कर सकते हैं। सो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके का इस्तेमाल इसका हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे मैं ज्यादा ध्यान करता हूँ और फोकस करता हूँ, और हम लोगों को यही सिखाते हैं कि जो मेरा काम है, जो हम हीलिंग हिमालयस के तहत जो करते हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उसमें हम पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम जैसे किसी ने इस्तेमाल किया कोई प्लास्टिक मटेरियल, कोई पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास हो गया, टिन हो गया, मेटल हो गया, और उसको डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद उसकी वैल्यू को हम समझते हैं, और उस वैल्यू का जो फायदा है वो किसी न किसी कम्युनिटी के उस इंसान को पहुंचे जो अपनी लाइवलीहुड वेस्ट मैनेजमेंट में ढूंढता है। ये एक तीसरा पार्ट हो गया, रिसाइकिल वाला पार्ट। रिड्यूस कैसे करना है, अब सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, वर्ल्ड फोरम पे भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं हम, कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। हमारे कल्चरल जो हमारा जो हिस्सा है उसका बहुत अभिन्न भाग है ये, और रिड्यूस करना बहुत जरूरी भी है,
किस तरीके से रिड्यूस करना है उसके संदर्भ में हम थोड़ा आगे चर्चा और करेंगे। तो ट्रिपल आर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। एक ऐसी हैबिट जिसकी तहत बहुत सारी चीजों में बदलाव हो सकता है और हमें किताबें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने ट्रिपल आर को समझ लिया तो। प्रदीप जी, थोड़ी सी बात सबसे पहले रिड्यूस की करते हैं, यहाँ से ट्रिपल आर शुरू होता है। और रिड्यूस को लेकर एक तस्वीर बीते दिनों बड़ी वायरल हुई थी कि एक IIT के पढ़े हुए विद्वान हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं और वो एयरपोर्ट पर फटे हुए अपने मोजे पहनकर बैठे हैं और वो फोटो भी उन्होंने कहा कि जी कोई जरूरत नहीं है, मैं क्यों फालतू प्रकृति के संसाधनों का और ज्यादा उपयोग करूं, क्यों बहुत ज्यादा जोड़ी मोजे खरीदूं, इसके बजाय मेरा इससे काम चल रहा है। तो एक तो ये उदाहरण, और फिर रिड्यूस को लेकर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे खुद के इतिहास में मिलता है। जब महात्मा गांधी उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अब से जो वस्त्र है वो हो सका तो खुद के सिले हुए, तो लिहाजा इवन जो गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे तो वो उन्होंने जो कपड़े पुराने कपड़े होते हैं वो सिलवा के एक शॉल दुशाला बनाया, वो इंग्लैंड की ठंड में उन्होंने पहना। यानी रिड्यूस और उसके साथ रीयूज दोनों उन्होंने किया ही, लेकिन रिड्यूस के वो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हमारे इतिहास में भी मौजूद हैं। तो बताएं कि जो कंजम्पशन और खास तौर पर मेटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी युग, इसमें हर आदमी चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर कपड़े पहनूं और ज्यादा अच्छे कपड़े पहनूं या और ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का या दूसरे संसाधनों का उपयोग करूं। इसमें रिडक्शन या रिड्यूस का जब अर्थ आता है तो उसको बहुत सारे लोग अपनी गरीबी से भी जोड़ लेते हैं कि यार मैं अगर एक ही शर्ट पहन के जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि यार बहुत गरीब हूं, मुफलिसी आ गई या कोई परेशानी है। तो ये रिडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे एक आर्थिक जो हमारा स्टेटस है या यूं कहें कि सामाजिक अहंकार उससे भी जुड़ता है। इसका एक विद्रूप उदाहरण कहेंगे हमारी शादियां हैं, जहां शादियों में हम लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बहुत सारे संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और उसमें खाना पीना बहुत सारी चीजें वेस्ट भी होती है। तो ये जो रिड्यूस का कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ परंपरागत रूप से था, जिसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण गांधी जी है। और यूं देखा जाए तो हमारे यहाँ हर चीज, देखिए पुराने जमाने में आप खुद को ध्यान होगा बचपन में हमारे माताजी दादाजी जी जो है वो पुराने कपड़ों का थैला बना लेती थी, पुरानी जो कपड़े हैं उनकी गुदड़ी बनती थी, यानी मजाल है घर की कोई भी चीज जो आपने इस्तेमाल की है वो घर से बाहर चली जाए, उस हर चीज का हम लोग इस्तेमाल करते थे। ये परंपराएं तो धीरे धीरे खत्म हुई है। तो बताएं कि रिडक्शन के एग्जाम्पल हमारे इतिहास में है, धीरे धीरे गायब हुए हैं, ये वापस एक तो कैसे लौटे और क्या लौट पाएंगे? एक्चुअली डेवलपमेंट की जो सबसे नेगेटिव साइड है वो यही है कि तरक्की, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि हर चीज की तथाकथित तरक्की, हाँ, जो हमारे घर के सामने हर चीज की सुविधा हमें मिल रही है। डेवलपमेंट का ऑब्वियसली यही मीनिंग होता है कि हमारी जिंदगी कैसे और ज्यादा समृद्ध हो, जो चीजें हमें नहीं मिलती थी, अगर शिक्षा हमारे घर के आसपास नहीं, हमें दूर जाना पड़ता था, घर के पास कैसे मिले, अगर हमें हॉस्पिटल नहीं मिलता है तो घर के पास, तो यही तरक्की है। तो तरक्की का एक और भी डायरेक्शन है, एक और नजरिया है जिसमें कि अगर हम सक्षम हैं, हमारी कैपेसिटी, जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया कि IIT के प्रोफेसर एयरपोर्ट में बैठे और उनकी सॉक्स फटी हुई है, जुराब फटी, और वो ये कहते हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, पर्यावरण नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है, हमारी अफोर्डेबिलिटी, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए, मैं पता नहीं कुछ खरीद सकता हूं बहुत सारी चीजें, बट क्या उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे होता है? इसकी कैलकुलेशन जब हम डेवलपमेंट की तरफ बात करते हैं तो वो कैलकुलेशन हमारी कभी नहीं होती। साधारण जीवन में कोई भी इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा दिन प्रतिदिन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना है, किसने कैलकुलेट किया? कोई नहीं करता है। तो कैलकुलेट नहीं करेगा तो उसको मिनिमाइज भी नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं उस बात का। दूसरा, एक पैरेलल जो लाइफस्टाइल चल रही है, जिसको पुश किया जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू टीवी, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, की जो ट्रेंड है उसके अगर आप हिस्सा नहीं है तो यू आर मिसिंग समथिंग। और ये छोटे छोटे वर्ड्स जो आ गए ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब जो वर्ड्स हैं, इनकी वजह से बहुत प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर के अंडर में आके सरकम करने वाली जो जनरेशन है उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। और उसको कैसे कम किया जा सकता है? जहां पे एक समय पे अगर घर से निकलते थे साइकिल लेके, हम जब छोटे थे तो माँ बाप कहते थे थैला लेके जाना जरूर। वो कोई ऐसी किसी चीज का स्टेटस नहीं था वो कभी भी कि ये मेरा, मैं ज्यादा अमीर हूं तो मैं बैग कैरी नहीं करूंगा, मैं ज्यादा गरीब हूं तो बैग कैरी करूंगा, ये सब कभी ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। बट लेटली ये हो गया है कि अगर सुविधाएं इतनी हैं, तो जैसे हम प्लास्टिक की भी बात करते हैं या पेपर की बात करते हैं, तो मटीरियल खराब होना ना होना ये तो बाद का कॉन्सेप्ट है। मटीरियल का एक्सप्लॉयटेशन हम कितना करते हैं वो पहली बात है। मटीरियल आज पेपर है, कल प्लास्टिक है, प्लास्टिक या कुछ नया भी आ सकता है, मटीरियल्स बहुत सारे आ सकते हैं, बट उसकी एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल तक हम करते हैं वो एक समस्या की बात है। जहां पे हमारा, जैसे आज के समय में, हमारे टाइम में देखो
एनवायरनमेंट के ऊपर अगर हम पढ़ाई करते थे तो वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था और जैसे बोलते टीचर पढ़ लेना लास्ट दिन, यार हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो कितना सीरियसनेस था एनवायरनमेंट के ऊपर। आज की डेट में अगर कोई तरीके से भी एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ाई करता है तो उसको एजुकेशन है, अवेयरनेस है, बस उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। तो चारों तरफ से कमर्शियलाइजेशन जो कि पुश करता है आपको कि यार हर सीजन का एक कपड़ा होता है, ये तो आपको 2-3 पेयर खरीदने ही पड़ेंगे, वरना तो आप उस नीश क्राउड जो किसने बनाई है उसके आप भागीदार नहीं या उसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो प्रेशर चारों तरफ से आता है ना, इसकी तरफ सरकम करना, थोड़ा सा बदलाव, जैसे कि किस तरीके से बदलाव हो सकता है। अगर हम पुराने जमाने की जैसे बात करते हैं, धोती कुर्ता पहनने वाले लोग, जूती पहनने वाले लोग, और एक ही मेरे पिताजी ने मतलब मेरे दादाजी ने एक जूती अगर पहनी है तो उसमें 20 साल 25 साल निकाले। आज 1 साल का एक जूता अगर आप निकाल दे तो आप बड़ा यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि मैंने तो ये कर दिया है। तो वो जो शिफ्ट है दोबारा से हो रहा है ना। हम अपनी हर चीज कनेक्टेड है। अगर हमारे संस्कार, हमारी जो हमारे बचपन में सिखाए गए हैं उसकी तरफ हम दोबारा जाएं तो हमेशा यही सिखाता है कि सर्कुलर इकोनॉमी हमारे जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है। तो वहीं पे आके जैसे कोई भी घर से चीज बाहर नहीं जाती थी, जैसे आपने कहा घर के अंदर ही उसका रीयूज कैसे करना था, ये कला भी सबको आती थी, बहुत बेसिक सी चीजें। अब मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने क्या किया है कि इन सब चीजों को भूल गए, जो बेसिक बातें उनको भूल गए हैं और जो बड़ी बड़ी बातें वो हम करने लगे। अगर दोनों का मिलन करके चलाएं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। दीप जी, यहाँ पर एक चुनौती देश और समाज के सामने आती है। वो चुनौती ये कि विकास का अर्थ, जिसका एक उदाहरण हमारे पड़ोस में है चीन, यानी उत्पादन। जो राष्ट्र या जो समाज बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है वो विकसित है, यानी उसकी संपन्नता माल बेच कर आएगी। आप जितना ज्यादा माल बनाएंगे और बेचेंगे उतनी आपका राष्ट्र और समाज संपन्न होगा। और अगर आप बनाकर बेच रहे हैं तो लिहाजा आपको खरीदार भी चाहिए। तो अगर आप रिडक्शन की तरफ जाएंगे तो समाज में खपत कम होगी, खपत कम होगी तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी डिमांड भी क्रिएट नहीं होगी। तो हमारे देश के सामने, चूंकि हम एक तरह से विकसित होने वाले देश हैं, विकसित हो रहे हैं, ये चुनौती है कि हम मार्केट को खत्म भी कैसे करें, मार्केट को जिंदा रखना है। यानी उत्पादन होना भी जरूरी है, उत्पादन के लिए उपभोक्ता बनने भी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे देश, जिसमें पश्चिम के देश भी शामिल हैं, जो भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में भी देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। तो लिहाजा अगर हम रिडक्शन की तरफ जाते हैं तो ये कहीं इकोनॉमी की तरफ खतरा तो नहीं। और क्या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है कि हम रिड्यूस भी करें और उत्पादन भी करें? एक और पड़ोसी देश है हमारा जिसको हम भूटान बोलते हैं, और अगर सीखना है तो वहां से भी हम बड़ा कुछ सीख सकते हैं। अगेन फाइन लाइन, जैसे 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेज से कहा था कि मिडिल पाथ की जो बात उन्होंने की अभी रिसेंटली, चाइना का जो प्रोडक्शन है वो उनकी ताकत है और उसके तहत वो उनकी इकोनॉमी जीडीपी जो है इंक्रीज हुई है और पिछले 50 साल में उन्होंने अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म किया है, जिस स्टेज पे वो थे और जब अब है, वो काबिल तारीफ है। बट एट द सेम टाइम भूटान जो जहां पे था और आज है, तो दोनों की एक अपनी नियति है और उनको क्लब करके अगर हिंदुस्तान कुछ करे, भारत हमारा कुछ करे, तो मुझे लगता है कि वही सबसे अच्छी डायरेक्शन है। क्योंकि एकदम से जो प्रोडक्शन हमारी है उसको भी हम गिरा नहीं सकते, जो कंजप्शन पैटर्न है उसको भी एकदम से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी सारी लाइवलीहुड्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोनों का जो मिश्रण है, जो मिडिल पाथ है इकोनॉमी और इकोलॉजी का, अगर उसको हम कहीं ना कहीं टच कर पाए हर डायरेक्शन में, जिसमें कि और हर स्टेज पे, हाउस होल्ड स्टेज, इंडिविजुअल स्टेज, हाउस होल्ड स्टेज, एक गांव के स्टेज पे, एक कंपनी के स्टेज पे, एक RWA के स्टेज पे, हर जगह पे ये एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से डेवलप किया जाए कि आपको अपने घर के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ट्रेन के अंदर, अपनी एयरलाइंस के अंदर, हर जगह पे एक मिडिल पाथ को कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो किया जा सकता है। और ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे। हम बिल्कुल भूटान की तरह नहीं बन सकते, हम बिल्कुल चाइना की तरह नहीं बन सकते। हमारी खुद की अपनी USP है, हमारी खुद की अपनी ताकत है। तो उस ताकत के हिसाब से कैसे हम अपने फ्यूचर को निर्धारित कर सकते हैं कि हमने, हमारे पूर्वजों ने जो किया। देखो, एक समय था जब पेपर बहुत बनता था, पेड़ कटते थे, लोग सोचते थे कि यार पेड़ कट रहे हैं और पेपर की कंजप्शन बढ़ रही है। तब प्लास्टिक आ गया, तो प्लास्टिक आया तो सबने सोचा हमारे जंगल बच गए। अब जंगल बचे तो प्लास्टिक जंगलों में इतना हो गया कि अब वो सोच रहे हैं यार प्लास्टिक कहां से आएगा। तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। बट हमारी जो कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि हम जो भी मटीरियल किसी भी फॉर्मेट में आता, कपड़े में, प्लास्टिक में, मेटल में, उस मटीरियल को कितना लंबा अपने जीवन में रख सकते हैं, वही सबसे बढ़िया तरीका है। और ये स्मॉलेस्ट स्केल पे भी ही चलेगा और ये इंटरनेशनल स्केल पे भी ही चलेगा। प्रदीप जी, पश्चिम में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और शायद हम भी उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण ये कि वहां पर रीयूज को लेकर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। यानी अब देखें कि पश्चिम में जहां वाहन
सबसे अच्छे वाहन, सबसे तेज चलने वाले, सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से समृद्ध वाहन तो हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे देखा जाए तो वो लोग साइकिल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी बहुत सारे देश तो अब ये कि वहां पर प्रधानमंत्री भी जो है अपने कार्यालय साइकिल पे जा रहे हैं। रिडक्शन के साथ साथ रीयूज पर वो बहुत जोर दे रहे हैं। यानी बहुत सारे पश्चिम में आपको ऐसे संभ्रांत संपन्न नागरिक मिलेंगे जो यूज किए हुए कपड़े भी खरीदते हैं, पहनते हैं और बेचते हैं। और बहुत सारी जगहों पर ऐसे उन्होंने रखे हुए हैं जहां पर अपने यूज किए हुए कपड़े वगैरह रख देते हैं, जरूरतमंद लोग उन्हें ले भी जाते हैं। यानी वहां पर संसाधनों का रीयूज तो बहुत अच्छी तरह पश्चिम कर रहा है। हमारे यहाँ पर रीयूज मतलब आपकी पहनी हुई शर्ट मैं पहन लूं तो इसका मुझे संकोच लगेगा कि अरे वाह ये क्या भाई तेरे ऐसे दिन आ गए कि प्रदीप जी की शर्ट पहन रहा है। यानी तो कहीं ना कहीं ये रीयूज के साथ हमारे यहाँ पर एक अजीब सा एक टैबू मान लीजिए बना हुआ है हमारे माइंडसेट में। ये कैसे दूर हो, क्योंकि फिर मैं दोबारा आपसे वही बात कहूंगा कि परंपरागत रूप से हम लोग रीयूज करते थे। यानी पिताजी की शर्ट पुत्र बहुत खुशी खुशी आराम से पहनता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो 2 ही कपड़े होते थे बचपन में, गर्मियों के और सर्दियों के। गर्मियों के ऊपर स्वेटर आ जाती थी और फिर स्वेटर निकल जाती थी, वो तो एक अलग था। बट अब तो जितने हमारे पास संसाधन हो गए उसके हिसाब से तो हम हमारे रिक्वायरमेंट्स भी, जरूरतें भी वैसे बढ़ गई है। देखो रीयूज का जो पैटर्न है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वैसे एक बड़ा फैंसी और अच्छा वर्ड है थ्रिफ्टिंग जिसको बोलते हैं। थ्रिफ्टिंग स्टोर्स जो बहुत सारे आ गए हैं और इंडिया में भी आते हैं। हमने एक ना बड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। मैं बहुत बड़ी बातें मेरे पास नहीं, मेरे पास बड़ी साधारण सी बातें होती। सो किसी भी सोसाइटी में हमने टेक्सटाइल वेस्ट को, जो पोस्ट कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं, कि हमने और आपने इस्तेमाल कर लिया। और आज के जिस शहरों में जिस तरीके से हम रहते हैं 2 BHK 3 BHK में स्पेस की तो कमी है ही, तो वहां पे कोई ज्यादा स्टोरेज होती नहीं, तो लोग चाहते हैं कि कपड़ा किसी को दे दें। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि आप हमें कपड़े भी दे दो और जो हमारे पास अच्छे कपड़े हैं आप उनको रीयूज भी कर सकते हैं। यू कैन बाय। जो टी-शर्ट आपको 3,000 रुपए की मार्केट में मिलती है, 100 रुपए में थोड़ी सी कम अच्छी क्वालिटी बट अच्छा है, वो ले सकते हैं। तो देने के टाइम पे तो सब लोगों ने दिए कपड़े, खरीदने के टाइम पे बहुत हिचकिचाहट हुई। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा मैं ले तो रहा हूं बट ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे ड्राइवर के लिए है। तो ये सब थोड़ा सा ना, तो जो एक सोसाइटल जो प्रेशर है दिमाग में है कि नहीं यार मैं किसी और के पहने हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। बच्चों के लिए तो खासकर नहीं, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, कुछ स्किन डिजीज हो गया, तो बड़ा सोचते हैं अभी भी। तो एज ए सोसाइटी और कल्चरली हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। हालांकि कई बार रीयूज्ड, जैसे प्लास्टिक की जैकेट प्राइम मिनिस्टर ने पहनी और एक संदेश दिया कि आप जो खिलाड़ियों की वर्दियां होती है स्पोर्ट्स में, देखिए आप क्रिकेट वाले जो पहन रहे हैं सारा, कई बार तो पूरी प्लास्टिक की बॉटल से बने हुए टी शर्ट हमारी भारत की क्रिकेट टीम पहन रही है। इनफैक्ट अप्रैल में अभी 2025 में एक नई पॉलिसी आ रही है जिसमें कि आपको जो भी पैकेजिंग मटेरियल है कंट्री में उसका लगभग 80% जो है रिसाइकल्ड मटेरियल से तैयार करना पड़ेगा। तो अब इस साल नेक्स्ट ईयर वो पॉलिसी आएगी, अगले 3 साल में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। धीरे धीरे वो इस्तेमाल में डे टू डे बेसिस में उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी पॉलिसीज भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा इसके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हम खुद एग्जाम्पल के तौर पर लोगों के सामने जाते रहेंगे, देखिए मैंने पहना है, मैंने इसको रिसाइकिल किया है, वही चीज जो पूरा नैरेटिव माइंडसेट चेंज कर सकती है। अदरवाइज सिर्फ बात अगर हम करते रहेंगे कि नहीं ये ऐसा करना चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को समझाना पड़ेगा कि इस तरीके से चीजें करनी पड़ेगी, तो तभी जाके थोड़ा सा बदलाव आएगा। थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करते हैं रिसाइकिल की। रिसाइकिल के साथ थोड़ा सा यूं देखा जाए तो एक अच्छी चीज है कि इसका कॉमर्स से, वाणिज्य व्यापार से लेना देना है। यानी रैग पिकर्स, ये भी एक हमारे अनाम योद्धा है। ये कचरा इकट्ठा करते हैं। प्लास्टिक की बोतलें आप देखें ट्रेन में, जैसे ही आप खाली प्लास्टिक की अगर पानी की बोतल छोड़ते हैं तो स्टेशन आते ही कुछ लोग आते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं, फिर वो बोरी वगैरह में डालकर उसे कहीं बेचते हैं और उससे कुछ 2 पैसे भी कमाते हैं। फिर वो जाती है, वो सारी चीजें रिसाइकिल होती है, उससे हमारी कुर्सियां, प्लास्टिक की थैलियां वगैरह बनती हैं। यानी कमर्शियली रिसाइकिल तो खासतौर पर प्लास्टिक तो हो रहा है। लेकिन फिर इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा ये कि प्लास्टिक हमने इतना बिखेर दिया है कि आप इकट्ठा करते करते शायद 10 साल लग जाए। गांव ढाणियों में सब जगह प्लास्टिक बिखरा हुआ है। तो पूरा देश एक तरह से माना जाए कि शायद विश्व में भारत अभी एक तरह से प्लास्टिक कंट्री हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको सब जगह डंपिंग साइट कह सकते हैं हम, कि हम एक डंप साइट बन गए। आप ये देखिए कि यमुनोत्री जहां से एक तरह से माना जाता है, हालांकि थोड़ा सा पीछे से यमुना जी निकलती है, लेकिन वहां आप जाएंगे तो यमुना जी की अंदर आपको बहुत सारी चुनरियां और बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो जिनमें से एक भी रिसाइकिल नहीं हो सकता, प्लास्टिक की चीजें वहां आपको मिलेगी। जो ओरिजिनेशन है नदियों का, वहां पर भी थोक के वहां प्लास्टिक फेंका हुआ है। तो नदियों के ओरिजिनेशन हिमालय में आपको जगह जगह, आप कहीं भी जाइए प्लास्टिक, तो आपको गंगोत्री या इवन जहां ऊपर जाएंगे तपोवन तक, वहां तक भी प्लास्टिक मिलेगा, खूब सारा प्लास्टिक मिलेगा। और ये फिर बाद में नीचे भी आ रहा है। नीचे कहाँ तक ये कहाँ पहुंचता है, उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। अब तो ये तक कि जो दुर्भाग्य से कि बहुत सारी महिलाओं के जो बच्चों को जो
स्तनपान कराती हैं तो उनके दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। यानी बच्चा जो माँ का दूध जो जिसे दुनिया में सबसे अच्छा स्वास्थ्यप्रद माना जाता है उसमें भी हमने प्लास्टिक डाल दिया। तो ये रिसाइकिल के साथ अच्छी चीज तो है, लेकिन रिसाइकिल के साथ साथ इसको अगर हम और कलेक्शन मास लेवल पर और जोड़ें, खासतौर पर हिमालय से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या इसकी संभावनाएं बनती है कि हम ये प्लास्टिक जो बिखरा हुआ है हमारे यहाँ जगह जगह उसको इकट्ठा कर सकें और रिसाइकिल हो सके? देखो, आपने बिल्कुल सही, जो पूरा एक सप्लाई चेन कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम का, रिसाइकलिंग का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि क्या कलेक्शन को हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं। यही काम हम कर रहे हैं एक्चुअली। देखो, टेक्नोलॉजी है रिसाइकलिंग करने की, मटेरियल है, क्या प्रोडक्ट बनेगा उसकी कमर्शियल वायबिलिटी है, बट जो कलेक्शन की कैपेसिटी है गांव के स्तर पे हो चाहे शहर के स्तर पे हो, वो बहुत कम है फिलहाल। अभी अच्छे अच्छे रिसाइकलर्स इंपोर्ट कर रहे हैं प्लास्टिक को। सो अगर हम खुद इतना जनरेट कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है, तो उसको कैसे कलेक्ट किया जाए? हमारे खेतों में, हमारी नदियों में जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। या फिर हम इकट्ठा करके उसको जला देते हैं, जो हमारा टिपिकल फॉर्मेट होता है। हिमाचल में सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है उसकी टोपोग्राफी, जिस तरीके से गांव बसे हैं, और बट उसकी स्ट्रेंथ है टूरिज्म, जिस तरीके से उन गांवों में टूरिस्ट पहुंचता है। फिर उस टूरिज्म की जो नेगेटिव साइड है कि वो अपने साथ जो मैसिव फुटप्रिंट वो लेके पहुंचता है वहां पर, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट वहां के आसपास के इकोसिस्टम पे होता है, तो उसकी रियलाइजेशन ना वहां के स्थानीय लोगों को होती, ना जो बाहर से लोग टूरिस्ट के तौर पे आते हैं उनको होता है। अब वो रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है। देखो, टूरिज्म गलत चीज नहीं है, बट मैसिव टूरिज्म किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो अपने आप उस जगह को खराब करता है और लॉन्ग टर्म में टूरिज्म वहां पे खत्म होता है। तो एक तरफ जितना हम पुश करते हैं कि टूरिज्म होना चाहिए, कोविड के बाद अब दोबारा से हमारे कंट्री में इंटरनेशनल टूरिस्ट उतना ही आ गया है जितना पहले कोविड से पहले होता था। ये एक अचीवमेंट है, बट उस दौरान पे हम वो फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर पाए हैं कि जितना टूरिज्म की वजह से फुटप्रिंट इंक्रीज होता है उसको कैसे काउंटर करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे टीम में किस तरीके से हम काम करते हैं हिमालय क्षेत्र में, हम डिसेंट्रलाइज करते हैं वेस्ट कलेक्शन को। देखो, गांव में ना एक गांव का जो स्वरूप होता है वो बहुत ही सक्षम होता है। गांव में अगर आप देखेंगे तो स्कूल है, मंदिर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, बट वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर नहीं है। तो ये पूरे इकोसिस्टम से ही गायब है। अब इसकी धीरे धीरे जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब चीजें विजिबल हो गई, दूर से दिखाई देना शुरू हो गया। आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दूर से दिखाई देती है कि अच्छा वहां पे पड़ी उस पे पहाड़ पे। तो अब इसलिए इन गांवों में हमने इंट्रोड्यूस किया कि डिसेंट्रलाइज वे में वेस्ट को कैसे कलेक्ट किया जाए, और इस कलेक्टेड वेस्ट को सस्टेनेबल भी बनाना है, क्योंकि जब तक उसमें वायबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं होती, तो वो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, तीसरे साल में बंद हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि डिसेंट्रलाइज द वेस्ट कलेक्शन, सेंट्रलाइज द रिसाइकलिंग, और पूरा जो कलेक्टेड मटेरियल है उसको सेंट्रल लोकेशन जो रिसाइकलिंग की है वहां तक उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। प्रदीप जी, यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक यहाँ जो इसके मूल में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो आप ये मान के चलिए कि लोगों की एक तरह से आदत मान लीजिए कि एक आम व्यक्ति का सोच ये है कि वो कुछ भी खाकर सड़क पर फेंकने या पहाड़ में फेंकने, उसका छिलका या उसका रैपर, वो उसका अधिकार है। बिल्कुल, उसने पहाड़ में या कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी गया और बिस्किट खाया तो उसका कागज वहां फेंक देगा, और फेंकने के बाद ये सरकार की जिम्मेदारी है या एनजीओ की जिम्मेदारी है या जो सफाई कर्मी है उनकी जिम्मेदारी है कि वो कचरा बीनेंगे, उसकी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि कब तक हम लोग 10 रुपए की कोई चीज आदमी खाकर उसका कचरा फेंकने के लिए उसको अनुमति देते रहेंगे, और कब तक उस 10 रुपए के बदले में हम करोड़ों रुपए का पर्यावरण का नुकसान होने देते रहेंगे। बिल्कुल, ये कैलकुलेशन कोई करता नहीं है कि उस 10 रुपए के बदले में कितने करोड़ों का पर्यावरण का नुकसान होता है। तो ये कोई स्टडी नहीं हुई है, ना कोई करता है इसके बारे में। बट हाँ, एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, हमने ये तो मान लिया कि पेड़, जंगल, नदियां, ये सारा हमारा हक है इसके ऊपर, ठीक है, उसके रिसोर्सेज, कचरा फेंकना भी हमारा हक है। हाँ, फिर उसके बाद वो भी हक है हमारा। और ये बहुत ऐसी आदत है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम 30 लोगों को एक ट्रैक रूट पे लेके गए और वहां पे उनसे 2 घंटे साफ सफाई की। 4 घंटे हमने टोटल वहां ट्रैक करना था। 2 घंटे के बाद हमने 30 उन लोगों को टॉफी दी। 30 में टॉफी खाई तो 3 लोगों ने टॉफी खा के रैपर वहीं पे फेंक दिया, जबकि पिछले 2 घंटे से साफ सफाई कर रहे थे उसी। तो आप ये देखिए कि कितनी एक स्ट्रांग हैबिट डेवलप हो चुकी है कि यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ। बड़ा मुश्किल होता है आपको कि ये हाथ में जो चीज है इसको फटाफट फेंक दूं मैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, खाने के बाद यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो एजुकेशन का जो हमारा है, वो जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मॉरल वैल्यूज है, उसको कैसे इनकलकेट किया जाए बचपन से ही, वो बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है। आप एक सक्सेसफुल इंसान तो बन रहे हैं, बट एक अच्छे इंसान बनना धीरे धीरे भूल जाते हैं।
ये खुद से भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जितना बचपन में हमें कोई किसी पक्षी को चोट लगती थी, किसी जानवर को चोट लगती थी, तो हमारे दिल में बहुत दर्द होता। जैसे जैसे बड़े होंगे तो हम खुद नॉनवेज खाना स्टार्ट करते हैं, तो वो ना एक दया भाव जो वो खत्म हो जाता है। ये तो जो जिंदा है उनकी बात कर रहे हैं। जो डेड है, पहाड़ जिसको लगता है कि इसका तो कोई जान नहीं है इसके अंदर, तो फेंको इसको एक्सप्लॉइट करो, तो वो वही लोग करते हुए आ रहे हैं। दूसरा, स्थानीय लोग जो है उनकी भी बिलोंगिंगनेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक जो लोग प्राउड फील करते थे कि मेरे पहाड़, मेरा हिमालय, मेरा गांव, मेरी नदियां, मेरे झरने, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। और जो सामने जो सबसे बड़ा भगवान है नेचर, उसको छोड़ के हम पता नहीं किस किस के पीछे हम भाग रहे हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है हमारा। हम यही कोशिश करते हैं, जो देखो बापू ने, महात्मा गांधी ने भी जो किया कि एजुकेशन थ्रू ग्राउंड एक्शन, किताबें पढ़ ली, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा ज्यादा, तो आप एक्चुअल में उसको फील करो कि 1 किलो अगर हमने कचरा यहां फेंका होता है पहाड़ में या कहीं पर भी, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है 1 किलो, उसको उठाने के लिए कम से कम 350 बार झुकना पड़ता है। वो एक्सरसाइज को इंसान एक बार करता है तो उसको ये जरूर रियलाइज हो जाता है कि लिटरिंग जो है इसको कंट्रोल कर लें। बहुत बहुत आसान चीज है लिटरिंग को कंट्रोल करना। ये बताएं कि ये कब कैसे ये गैप फिल हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं, और हाल ही वही नहीं सोच रहे, हमारे देश और समाज के बहुत सारे ज्ञानी लोग, विद्वान लोग और जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, वो सब वो बातें सोचते हैं, लेकिन ये व्यापक रूप से हमारे देश की चेतना का हिस्सा बन सके, ये सफर कब और कैसे हो सकता है, और उसको तय करने में हमें क्या वक्त ज्यादा लगेगा? ज्यादा से भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लग सकता है ये तो कंफर्म है। 144 करोड़ लोग हैं हम, है ना। और प्रधानमंत्री जी ने जब से बोलना शुरू किया है स्वच्छता के ऊपर, है ना, साफ सफाई अभियान के ऊपर, तो आप ये देखेंगे 2014 से लेके और अब तक बहुत सारे ऐसे यूथ निकल के आए हैं पूरे कंट्री में जिन्होंने ये कमान संभाली। ठीक है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, प्रधानमंत्री के बोलने की वजह से या उनके बिना उनके बोले, बहुत सारे ऐसे अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में, तो एक जन आंदोलन कह सकते हैं, बट वो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो 10 साल में सब कुछ बदल सके। तो ये तो पॉसिबल अभी नहीं है। अगर अगले 30 साल में हम इस स्टेज पे पहुंच जाएं, जैसे कि इंदौर है वैसे पूरा हमारा देश हो, तो उस स्टेज में हम पहुंच सकते हैं। बट जो आज बातचीत शुरू की है, जो आज कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो धरातल पे जो काम शुरू हुए हैं, उनको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक इंसान की भागीदारी है। हर एक इंसान ने अगर भागीदारी एक भी इंसान ने नहीं निभाई तो पूरा सिस्टम फेल भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। चाहे कितने ही डस्टबिन बटें, डस्टबिन हर 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में अलग अलग योजनाओं के तहत बटते हैं, बट साफ सफाई उतनी नहीं हुई जितने डस्टबिन बट चुके। मशीन लग चुकी उतनी सारी, बट वो मशीन चलाने वाला इंसान ठीक नहीं है ना। जो मशीन तक कचरा पहुंचा था वो इंसान ठीक नहीं। तो उसके जो माइंडसेट में चेंज आ रहे हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं। हर जगह पे अगर आप देखेंगे पहले से और अब में बहुत फर्क आया है। बट फिर भी हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। गुड़गांव जैसा शहर है, इतना बड़ा है, इतनी रेवेन्यू जनरेट करता है, बट उसके पास अपना कोई वेस्ट मैनेजमेंट का सेटअप नहीं है। दिल्ली में प्रॉब्लम है, बड़े बड़े शहर, मुंबई जैसे शहर में प्रॉब्लम है। बट मुंबई में अगर नवी मुंबई में जाएंगे और पुरानी मुंबई में जाएंगे तो उसमें दिन रात का फर्क है। तो आसपास यह साफ झलकता है कि आपकी नीयत किस डायरेक्शन में, नीयत के ऊपर निर्भर करता है। अब प्रधानमंत्री जी कई बात को अगर सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। सुनना ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जैसे लोग भी ये कह सकते हैं कि एक लाइफ टाइम भी पूरा अगर लगे तो लगा सकते हैं, बट जितने बदलाव हम सोचते हैं उतने धरातल पे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम, समस्या बहुत बड़ी है और सब लोगों को साथ में मिलकर ही चलना पड़ेगा। कचरा प्रबंधन में तो एक ऐसी चीज है, अभी तक यही है कि जो हमारे घर पे सफाई कर्मी आते हैं, होली दिवाली पे एक पेंट या 100 रुपए का नोट दे दिया, उसके अलावा उनकी इज्जत नहीं है। जब वो इज्जत बढ़ेगी, जब उनका आदर सम्मान ज्यादा होगा, तब जाके ये झलकता है कि लोग बदल रहे हैं। क्योंकि हमारा ये काम होता है कि सिर्फ कचरा बाहर रख दिया घर के बाहर, कोई वो उठा के ले जाएगा और उससे कोई इंटरेक्शन भी हम नहीं करते। तो वो जो मानसिकता जब बदलेगी और जब इज्जत भाव बढ़ेगा उन लोगों के लिए, मैं उनको दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है उनका स्ट्रगल, मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड भी करता हूं और मैं उनका भाई एक तरीके से, है ना। थोड़े से हम शहर में आते हैं, कुछ अलग बातें कर लेते हैं, पढ़ाई कर लिए, बट काम सेम है ना, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो जब तक सब लोग मिलकर इस डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, पॉलिसीज में हमारे कोई कमी नहीं है। 2016 से लेके निरंतर हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी में अमेंडमेंट हुए हैं और बहुत अच्छे अमेंडमेंट हुए हैं। नई पॉलिसी ईपीआर आई है, उसमें कुछ लूप होल्स हैं, बट उसको चेंज किया जा रहा है। अभी एक और पॉलिसी आ रही है नेक्स्ट ईयर में, जिसमें रिसाइकलिंग कंपलसरी होगी, रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करना कंपलसरी होगा। फूड एंड बेवरेजेस में रिसाइकल्ड मटेरियल आ गया है, आपको रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल अब पानी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये सब बदलाव आ रहे हैं धीरे धीरे, बट
जितनी हमारी जनसंख्या है और जितनी हमारी एजुकेशन के साथ साथ जितना हम इग्नोर करते हैं चीजों को, और एजुकेटेड लोग ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को, तो बदलाव जैसे आएगा वैसे ही हम एज ए कंट्री बहुत ही सक्षम हो जाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट में। ये थे हिमालय के संरक्षण और उसकी स्वच्छता से जुड़े प्रदीप सांगवान। दोस्तों, उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण और संयमित इस्तेमाल न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ कम करेगा, बल्कि संसाधनों का बेहतरीन बंटवारा भी सुनिश्चित कर पाएगा। और तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की मुहिम व्यापक विस्तार पा पाएगी। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर